नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में आज चर्चा करेंगे वह इकाई है चतुर्थ, जो कि पढ़ना सीखना को लेकर है। हम बालकों में पठन को लेकर कौन कौन सी गतिविधियां करें या पठन को लेकर हम किस प्रकार से कौशल को विकसित करें, तो हम पठन कौशल को बालकों में विकसित कर पाएंगे। तो इनके लिए हम किस प्रकार के क्रियाकलाप करें, तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। इसी पूरे प्रकरण को हम 4 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है क, इसमें है पढ़ना सिखाना। पढ़ना सिखाना सैद्धांतिक पक्ष। बालक को पढ़ना सिखाने के लिए हम कौन कौन से ऐसे सैद्धांतिक पक्षों को काम में लेंगे, तो सैद्धांतिक पक्ष ये बताने हैं। साथ में सैद्धांतिक पक्षों के साथ में सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पढ़ना क्या है, बालक को हमें क्या पढ़ाना है और बालक क्या पढ़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ना ये है, पढ़ने की क्रिया शुरू होती है सबसे पहले हमारी किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसके जो आधारभूत कौशल है, सुनना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को लेकर। तो सबसे पहले क्रिया होगी सुनने की, उसके बाद होगी बोलने की, उसके बाद तीसरे नंबर का जो कौशल है वो है पढ़ना। और पढ़ना कौशल को विकसित करने के लिए हम इस कौशल विकसित करने के लिए पढ़ना सिखाएंगे। तो पढ़ना कौशल वास्तव में किसे कहेंगे? यदि कोई अनुच्छेद है, कोई पैराग्राफ है, कोई गद्यांश है, कोई पद्यांश है, या उसको हम बालक को पढ़ाएंगे और बालक पढ़ लेता है, वो पढ़कर हमें बता देता है। यदि वो कोई बालक मन में पढ़ सकता है, कोई चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेगा, तो चिल्लाकर बालक पढ़ लेता है, उसका उच्चारण कर लेता है। लेकिन जब उसे हम उत्तर पूछते हैं, उसमें से उस अनुच्छेद में से, उस पैराग्राफ में से, उस पद्यांश या गद्यांश में से कुछ पूछते हैं, तो उसका वो उत्तर नहीं दे पाता है। तो क्या ये पढ़ना होगा? उसने उच्चारण से किया है तो इसे हम केवल वाचन कहेंगे, न कि पढ़ना। पढ़ना की जो क्रिया है वो उसे कहेंगे जो पढ़कर वाचन करके उसको अर्थ ग्रहण करे, उसका भाव ग्रहण करे। आप उसने किस प्रकार से अर्थ ग्रहण किया है उसका, और अर्थ ग्रहण करके उसका उत्तर दे देता है, तो वो पढ़ना कहलाएगी क्रिया। तो इस प्रकार की कौशल की क्षमताओं का विकास हमें बालक में करना होगा। तो ये संपूर्ण क्रिया पढ़ने की कहलाएगी। तो इसमें आगे है कि विभिन्न उपागम बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने के चरण। पढ़ना सीखने के उपागम कौन कौन से हैं, हम किस उपागमों के माध्यम से बालक को पढ़ना सिखाएंगे, और पढ़ना लिखने के जो चरण क्या है, उपागम या चरण कौन कौन से हैं। जैसे हम चरण की बात करें तो पठन पूर्व स्थिति क्या है। जब बालक विद्यालय आता है तो वो अपने घर वातावरण के परिवेश से निकलकर आता है, तो बहुत सारी भाषाओं के शब्द जानता है, लेकिन वो सब चीजों के मूर्त रूप जानता है, न कि अमूर्त रूपों के बारे में जानता है। वो उसी वस्तु का नाम जानता है जो उसकी आंखों के सामने है। तो वो अपने वातावरण से बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी बातों को सीख कर आता है, लेकिन उसे लिपिबद्ध करना, लिखना वो नहीं आता है। तो वो विद्यालय में आकर सीखता है। तो पठन पूर्व की स्थिति कैसी है उसकी? एक ऐसी स्थिति है जो एक मूर्त रूप में, जो सामने उसकी मूर्तिमान है उसको देख सकता है, अमूर्त शब्दों को वो नहीं पहचान पाता है। तो उस स्थिति को पहचानना है हमें, और उसको किस प्रकार से तैयारी कराए, कौन कौन सी गतिविधि है। जैसे हम संवेग द्वारा गतिविधि है, पेशीय गतिविधियां हैं, जैसे उसे कोई चीज पकड़ने के लिए ठोस चीजें उसको दिखाई जाए, कोई चित्र सामग्री, कोई मॉडल उसे दिखाया जाए और उसके बाद उसे पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है हमारे सामने, जैसे कप लिखा है हमने, तो कप तो ये शब्द हो गया, जिसको पढ़ने आता है वो समझ लेगा, लेकिन बालक के लिए दोनों ही वर्ण अलग अलग है और कैसे पहचानेगा। लेकिन जैसे उसे वास्तविक रूप में या चित्र रूप में दिखाया जाए कि इसलिए क्या आकृति कप कहलाएगी, तो बालक पहचान जाएगा कि खुद ही बोल देगा कि कप है। तो ये स्थिति कहलाएगी मूर्त रूप में। तो बालक मूर्त रूप की जानकारी लेकर आता है, तो ये कहलाएगी पठन पूर्व की स्थिति। अब बात करते हैं पठन का प्रारंभिक चरण। इसके बिल्कुल बाद में आता है पठन का प्रारंभिक चरण।
अब इस चरण में आने के बाद जब बालक किसी चीज़ों की, कुछ वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है जो उसके दैनिक जीवन में काम में आती है। और जब प्रारंभिक चरण में हम क्या करेंगे, खासकर अध्यापक जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाएंगे आप लोग, तो बालक को सबसे पहले वातावरण में जो संसाधन है उसकी और वहाँ पर जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई बालक ग्रामीण परिवेश से, कोई शहरी परिवेश से है, तो उसकी परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में चर्चा करें उसे समूह में, उससे करें, उसको चित्र दिखाए, चित्रों के माध्यम से समझाएं उसे, या उसको आप स्लाइड बनाकर या आप मॉडल के रूप में, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो उससे क्या होगा, बालक उन चीज़ों के नाम सीखेगा और प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 शब्दों को सीख जाता है, उनके अर्थों को पहचानने लग जाता है। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। प्रारंभिक चरण ये है कि आपको पहले तो उसको वाचन कौशल से बोलना सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरे दिन आते हैं, उन शब्दों से पहचान तो उसने कर ली है, दूसरे दिन उन शब्दों को हमने बोर्ड पर लिखा, जैसे कब शब्द है हमने बोर्ड पर लिख दिया, तो बच्चा पहचान जाएगा कि कल जो बताया था सर ने कोई चीज़ें हैं, ये कब है। तो ये कहलाएगा प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में हमने पहले उसको अभ्यास कराना, अधिक से अधिक गतिविधियाँ करानी है और गतिविधियों के माध्यम से बालक सीख जाएगा। 2 से 3 दिन हम गतिविधियाँ कराएं और यदि गतिविधियों को हम 5 दिन करवाते हैं और छठे दिन उस गतिविधियों के बारे में हम उसका फॉलोअप लेते हैं, उसका पृष्ठ पोषण लेते हैं, तो हमें वो चीज़ों के सारे उत्तर प्राप्त होंगे। फिर आता है संक्रमण काल। संक्रमण काल स्थिति वो आती है जिसमें न तो वो बालक की स्थिति में आता है, न वो किशोरावस्था की स्थिति में आता है, वो कहलाएगा उसके लिए संक्रमण काल कहलाएगा। तो उस स्थिति में बालक के लिए 2 सामान्य रास्ते होते हैं, या तो बालक उसको पढ़ाई एक तरह से बोझ लगने लगेगी, पढ़ाई में इसको लगेगा कि पढ़ाई क्या है, बहुत बोझ है, तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करेगा और बालक पलायन की स्थिति में आ जाएगा विद्यालय से। वो हमेशा विद्यालय में उसका मन नहीं लगेगा और या तो वो विद्यालय से बंक मार के भाग जाएगा, या घर रहेगा, या रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाएगा, न विद्यालय पहुंचेगा न वो घर पहुंचेगा। और उसका मन यदि उस चीज़ में लग गया तो वो विद्यालय की पढ़ाई से, उसकी व्यवस्थाओं से हमेशा के दूर हो जाएगा और उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो ऐसे संक्रमण काल से बचने के लिए हमेशा अध्यापकों को और विद्यालय की जो वातावरण है उसमें थोड़ा सा आंशिक रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो आंशिक परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि बालकों के प्रति बिल्कुल एक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और उनके प्रति अधिक से अधिक खेल गतिविधियों का इस्तेमाल करें। पढ़ाई कराएं, लेकिन पढ़ाई में कहीं भी एक कठोरता या दंड की स्थिति को शामिल ना करें, और ऐसी स्थिति को शामिल न करते हुए बालक को कम से कम विद्यालय की छुट्टी होने के बाद में या विद्यालय की छुट्टी से भी 1 घंटा पूर्व 1 घंटा उनके लिए कालांश खेल के लिए निकालें और खेल विधियों को अधिक से अधिक उनकी क्षमताओं के अनुसार खेल कराएं, ताकि बालक को शिक्षण व्यवस्था बोझ न लगे। और जब खेल कराओगे तो निश्चित रूप से बालक घर पे रहने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो हमेशा विद्यालय आएगा और बालक के साथ इतना अच्छा सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे, बालक विद्यालय से कभी ऐसी स्थिति में नहीं आएगा और संक्रमण काल से वो अपनी एक स्थिति से बाहर निकल सकता है। उसके बाद है द्रुत गति से पठन। अब द्रुत गति से पठन का अर्थ ये होता है हिंदी में कि आपको एक व्यापक रूप में पठन होता है। एक तो होता है गहन पठन, एक होता है द्रुत पठन। तो गहन पठन का मतलब होता है किसी विचार के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में, किसी ग्रंथ के बारे में या किसी विधा के बारे में गहराई से पढ़ना, उसमें विचारों की गहराई को पढ़ना। आप निबंध लिखते हैं या तो निबंध में विचारों की गहराई छिपी होती है। आप उपन्यास पढ़ते हैं, खासकर एआई उपन्यास, उसमें भी विचारों की गहराई होती है। और हम बात करें कि द्रुत पठन क्या होता है, एक व्यापक पठन होता है। तो व्यापक पठन करने से जैसे हम उपन्यास को मान सकते हैं, व्यापक पठन के द्वारा बालक में ज्ञान, उसकी भाषा पे पकड़, उसकी शब्द पे पकड़ और भाषा का व्यापक रूप सीख जाता है। उसे अधिक से अधिक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से व्यापक पठन एक भाषा पे पूर्ण अधिकार की ओर हमें ले जाता है। तो अधिक से अधिक कोशिश ये करें कि द्रुत पठन का अभ्यास कराया जाए प्राथमिक स्तर पर। खासकर तीसरी, चौथी, 5वीं से लेकर 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं में द्रुत पाठ का विशेष महत्व है। उसके बाद आता है बिंदु विद्यार्थी शिक्षक, मतलब आप छात्राध्यापक। विद्यार्थी शिक्षक का पढ़कर समझने के कौशल का विकास। अब जो छात्राध्यापक हैं आप लोग, आपके कौशल का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, आप अपना विकास स्वयं कैसे करेंगे?
तो इसके लिए ये होगा कि वाचन और अर्थ ग्रहण करते हुए आप समाचार पत्र हैं, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी को अपने अंदर हासिल करें, अपने ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाएं और उस ज्ञान के माध्यम से और अधिक से अधिक कक्षा में भाषा को पढ़ाते हुए शब्दकोश का उपयोग करें, प्रमाणिक ग्रंथ और पुस्तकों का उपयोग करें, तो आपका कौशल का विकास होगा। फिर उसमें आपको बढ़ाना है वाचन और अर्थ। आपको वाचन कौशल का अर्थ भी आना चाहिए, वाचन कौशल को भी बढ़ाना है आपको। फिर है रचनात्मक साहित्य का पठन। आपको रचनात्मक साहित्य, अधिक से अधिक काव्य रचनाएं, कहानी, कविता, जो मतलब एकांकी हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, आत्मकथा हैं, मिथक हैं, फैंटेसी हैं, रिपोर्टाज हैं, इन सभी रचनाओं को पढ़ना है आपको। और इन गद्य साहित्य, उसमें आप काव्य रचनाओं में आप गद्य साहित्य पढ़ सकते हैं, गद्य साहित्य की तमाम सारी रचनाएं। उसके बाद है काव्य। काव्य जैसे पद्य साहित्य हैं, वो सारा काव्य है, गीत हैं, कविता है, पद्य नाटक हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बाल कविताएं हैं, ये सारे पद्य नाटक में आएंगे। फिर है नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य चाहे वो चंपू काव्य है, चाहे गद्य नाट्य है, चाहे वो गद्य के रूप में लिखा हुआ नाटक है, चाहे वो ऐतिहासिक नाटक है, एआरिक नाटक है, या फिर अब नाटकों का कोई भी प्रकार है, चाहे वो धार्मिक नाटक है, तो उन नाटकों को भी आपको पढ़ना है। इसके द्वारा अपनी मत क्षमताओं को विकसित करना है। विभिन्न विषयों का पठन, और साथ में आप अपनी भाषा के साथ में अलग अलग विषयों का पठन भी करते हैं तो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के शिक्षक अध्यापक हैं आप, तो आपको इतिहास के बारे में भी पढ़ना चाहिए, सामाजिक के बारे में पढ़ना चाहिए। साथ में आप संस्कृत विषय जैसे कोई पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, और आप इसके साथ में राजनीति विज्ञान जैसे विषय को भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका ज्ञान निश्चित रूप से विकसित होगा। और इसी के साथ में अध्ययन, विद्यालय स्तर की सामग्री का पठन। आपको विद्यालय स्तर में सामग्री दी गई है, स्वयं भी पढ़नी है और बालकों को भी पढ़ानी है। विद्यालय में जो सामग्री है, पुस्तकालय में या दीवारों पे भी सामग्री लिखी हुई है, तो उसको भी पढ़ना है आपको, वो और बालकों को भी आपको उस ओर अग्रसर करना है कि आपको ये पढ़ना चाहिए। तो विद्यालय स्तर में जो सामग्री उपलब्ध है, चाहे वो वाचनालय में पत्र पत्रिकाएं हैं, कहानी की पुस्तकें हैं, या किसी भी प्रकार की पुस्तकें आती हैं, आपको पढ़ना है। पाठ्य पुस्तकें एवं बाल साहित्य, और साथ में आपको पाठ्य पुस्तकें भी पढ़नी है और बाल साहित्य, विशेषकर किताबें बाल हंस है, चंपक है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, तो अनेक प्रकार की जो किताबें हैं बाल साहित्य के अंतर्गत आती हैं, उसको आप पढ़ें। संदर्भ ग्रंथों का अवलोकन, उससे जुड़ी हुई जो संदर्भ ग्रंथ हैं, जो हम हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं, तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ते हैं, या हम बात करें कबीर की बात करें तो कबीर ग्रंथावली को पढ़ सकते हैं, हम जायसी के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ऐसे ग्रंथों को आप पढ़ें। उसके बाद बिंदु आता है ग। बिंदु ग में बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास के लिए गतिविधियां। आप शिक्षक हैं, वो बच्चों में पढ़ने के कौशल का विकास किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए गतिविधियां हैं। बच्चों में पढ़ने के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों में पढ़ने का विकास कैसे करेंगे, जैसे खेल खेल के माध्यम से, छोटी छोटी बाल कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से वातावरण को आप तैयार करेंगे, और वातावरण तैयार होने के बाद बालक का जो भय है वो शिक्षक के प्रति खत्म हो जाएगा और वो आपसे एकदम रूबरू हो जाएगा और पढ़ने लगेगा। तो आप छोटी छोटी कविताओं की चार्ट बनाकर अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं, जिससे बालक बार बार पढ़ने का अभ्यास करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बालक पूरी कविता को वो अपनी उंगली रखते हुए पढ़ेगा और उसे अपनी कॉपी में भी लिखेगा, और आप क्लास में जब नहीं भी होंगे तो भी वो बालक उस कविताओं को पढ़ेगा। तो ये भी अच्छी गतिविधियां हैं। इसके अलावा आप खेल गतिविधियों के माध्यम से आप कंकड़ पत्थरों को बच्चों को गिना रहे हो, उसके द्वारा भी, या आप अन्य कोई सामग्री आपके पास में चार्ट है, मॉडल है, या फिर आप जो उनके उपलब्ध सामग्री विद्यालय में है, तो उसके द्वारा भी आप बालक को संख्या या संक्रियाएं वगैरह और भाषा से जुड़े हुए वर्णों को, शब्द कार्ड, चित्र कार्ड, वाक्य पट्टिकाएं, इनके द्वारा सिखा सकते हैं। फिर स्वाध्याय की प्रवृत्ति, बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। जैसे बालक स्वयं पढ़े,
तो इस प्रकार से आप उनको जैसे कक्षा में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से चित्रों के द्वारा दर्शाएं और छोटी छोटी कहानियों को पैराग्राफ के रूप में लिखें चार्ट पे, तो बालक उसे बार बार पढ़ता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी स्वाध्याय की आदत भी लग जाएगी। बाल साहित्य का चयन उपयोग, आप बाल साहित्य का चयन भी करें, कक्षा में पुस्तकें रखें बाल साहित्य से जुड़ी हुई, तो बालक उन चित्रों को बार बार देखेंगे। बालक की रुचि अलग न होगी, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम यहाँ पर भी काम करेगा। तो उसमें बाल साहित्य में किताबें कुछ तो चित्रों वाली किताबें होगी, कुछ रंगोलियों वाली किताबें होगी, कुछ किताबें कार्टून वाली किताबें होगी, कुछ कॉमिक्स वाली किताबें होगी। तो सबकी अनुसार आप उन्हें रखें। उसके बाद आता है बिंदु घ, आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन के तरीके, आप बच्चों में आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, बच्चों ने क्या सीखा है, उसके बारे में आप प्रत्येक बच्चे की कमजोरी के बारे में जानें कि बच्चा ये मेरा शब्द जानता है, ये बच्चे को आगे वाक्य सिखाने की जरूरत है। ये जो बालक है ये शब्द को अटक अटक के पढ़ सकता है, लेकिन इसमें से ये आ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा जानता है। अब उसे मुझे जो दीर्घ मात्राएं हैं वो सिखाने की आवश्यकता है। तो इसकी पहचान करें। कोई बच्चा ऐसा है जो वाक्य को अटक अटक के पढ़ता है, तो उसे किस प्रकार से धारा प्रभाव में पढ़ाया जाए, उसके लिए गतिविधियां आप विचार करके करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चे का आकलन करें क्लास में। फिर आकलन के माध्यम से जब उसे सिखा रहे हैं तो आपने जो कितनी उपलब्धि प्राप्त की है उसका मूल्यांकन आप करें। तो उस मूल्यांकन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गतिविधियों के माध्यम से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले अनुकरण द्वारा। आप बच्चे आपका शिक्षक का अनुकरण करेंगे तो आप उनके अनुकरण के द्वारा भी अब उनसे प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं और बालक उनसे पूछकर, जिसे आपने अनुकरण वाचन करवाया है क्लास में और बच्चों से उनके उत्तर जाने, तो बच्चे उत्तर दे सकते हैं। तो ये भी मूल्यांकन का एक तरीका है। उसके बाद कविता पठन द्वारा, आपने कविता का कोई पठन करवाया है, कविता का कोई एक अंतरा लिया है आपने और पढ़ाया है, तो उस कविता से जुड़े हुए आप बोध प्रश्न उनसे करें और बच्चे उसका भाव ग्रहण करके उत्तर देते हैं। तो मान लीजिए कि बालकों ने उसके भाव सौंदर्य को ग्रहण किया है और तो वहाँ पे भी आप उसका मूल्यांकन कविता द्वारा कर सकते हैं। फिर है मौन पठन द्वारा। मौन पठन के द्वारा कुछ अनुच्छेद या कुछ गद्यांश उन्हें दिया जाए कि इस पर आप पढ़िए और उससे जुड़े हुए आप उसे उस विशेषकर उस गद्यांश में या गद्यांश में दिया हुआ जो बात है उस पर हम चर्चा करें। यदि बालक उस चर्चा में भाग लेते हैं तो समझ लीजिए कि बालक मूल्यांकन आपका सही है, वस्तुनिष्ठ है। उसके बाद में है पूरक या सहायक पुस्तक के द्वारा। आप क्लास में अपनी हिंदी की सहायक पुस्तकें भी रख सकते हैं, उन सहायक पुस्तकों के अध्ययन द्वारा भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर है प्रतियोगिता आयोजन के द्वारा। अपने विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिताएं हैं उनको आयोजन करके भी बालकों में मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक उस प्रतिस्पर्धा में कितने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसके बाद है, बिल्कुल इतना ही है आज। तो इतनी सारी गतिविधियों के द्वारा आप इसमें कर सकते हैं बच्चों का जो मूल्यांकन। और हमने एक समराइज करके या मतलब संक्षिप्तीकरण करके हमने सीखा है कि आप पढ़ना सिखाने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि ये जो वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।